आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार उसके बारे में समझाएंगे। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था वर्ण विचार, वर्ण पर विचार करना। आज है शब्द विचार यानी शब्द पर विचार करना। तो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है ना। हमने आपको उदाहरण में बताया था ना, जैसे क और धन ला। ठीक है, 2 अक्षर हैं, 2 वर्ण हैं, मगर जब इन दोनों को हम मिला देते तो एक शब्द बन जाता है कल, है ना। उसी तरीके से ये जो शब्द विचार हैं, तो शब्दों पर विचार, शब्दों के उच्चारण पर विचार करना, शब्द की बनावट पर विचार करना, ये शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। ऐसा नहीं कि वर्ण से आप कोई सा भी शब्द बना दे, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वो गलत हो जाएगा। तो वर्णों का वह सार्थक समूह, मतलब वर्णों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। शब्द से पद का निर्माण होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हमने बताया राम खाना खाता है। राम अलग शब्द है, खाना अलग शब्द है, खाता है अलग शब्द है। तो जब इनको एक साथ एक निश्चित क्रम में रखा गया तो वो क्या बन गया, पद या वाक्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ण के द्वारा शब्द की रचना होती है और शब्द से वाक्य की रचना होती है। अब देखिए शब्दों के भेद। शब्द के 4 भेद हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो अंग्रेजी की भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में रख दिए गए हैं। जैसे सर्प, क्षेत्र, ग्रह, घट, मित्र, नयन। मतलब कहने चाहिए संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका स्वरूप जो है बदल गया है। उनका बदला हुआ स्वरूप जो है वो तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे संस्कृत में हम मयूर बोलते हैं, संस्कृत में हम मयूर बोलते हैं, उसी को हम जब हिंदी तद्भव में लिखेंगे तो उसकी जगह पे मोर हो जाता है ना। तो इसी तरीके से पत्ता, पत्र, जब पत्र लिखेंगे तो तत्सम हो जाएगा और पत्ता लिखेंगे तो तद्भव हो जाएगा। दोनों का अर्थ वही है, मगर संस्कृत के शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और संस्कृत के शब्द जब परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए, बहुत सारे आपके तत्सम और तद्भव शब्द दिए हैं, जैसे अश्रु का आंसू, दिवस का दिन, अग्नि का आग, निद्रा नींद, उष्ट ऊंट, मयूर मोर, कूप कुआं, सत्य सच, घृत घी, चंद चंद्रमा, नयन नयन, ग्रह घर, मास माह, दधि दही, दंत दांत, दुग्ध दूध, सर्प सांप, हस्त हाथ। तो ये है आपके तत्सम और तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द समझ में आया, जो शब्द संस्कृत के शब्द हिंदी में जो भी तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत के हिंदी में परिवर्तित होकर आए हैं, मतलब बदले हुए स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्म, मतलब अपनी भाषा, अपनी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द देशज शब्द कहलाता है। ये हिंदी की अपनी उपज है, ठीक है, ये किसी दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होता है, ये अपनी खुद की उपज है, हिंदी भाषा की उपज है। देशज का अर्थ है देश में जन्म लेने वाला, मतलब हम जो देश में हमारी भाषा बोली जाती है हिंदी, जो उसमें हम प्रयोग करते हैं या जो बोली में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने देश की बोली भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, घोंसला, लोटा, रोटी आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी में घुल मिल गए हैं, मतलब जिन शब्दों जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं और हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द जैसे अंग्रेजी हम बोलते हैं ना, स्कूल, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, इंजन, कलेक्टर, कैमरा, ट्रक, बस, पेन आदि।
इसी तरीके से अरबी शब्द, अरबी भी दूसरी भाषा, दूसरी देश की भाषा है ना अरबी, तो नकल, अमीर, असर, मदद, किस्मत, दुकान, खबर, मतलब आदि। फारसी भी दूसरी देश की भाषा है। आराम, गिरफ्तार, ज़रूरत, अफसोस, नमक, खजाना, बुखार आदि। तुर्की शब्द भी दूसरी देश का शब्द भाषा है। कालीन, सौगात, कुली आदि। पुर्तगाली भी विदेशी भाषा है। आल्पिन, चाबी, फीता, गोदाम, तंबाकू आदि। मगर इन सब का प्रयोग हम हिंदी में करते कि नहीं करते? तो जो विदेशी भाषा के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के शब्द जो कि तो हिंदी में रखे गए उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं मगर बदले हुए रूप में आए हैं। ठीक है, उनका रूप बदल गया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द है जो अपनी देश के में जन्मे अपने देश की भाषा और बोली में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो विदेशी भाषा या दूसरी देश की भाषा में से आकर हिंदी में मिल गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखिए रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द देखिए क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी टुकड़े ना कर पाना। जैसे फूल, फूल के अगर हम टुकड़े कर देंगे तो क्या उसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि फू अलग हो जाएगा और ला अलग हो जाएगा ना, तो इसके कोई सार्थक शब्द निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जुड़ना। 2 या अधिक सार्थक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल, अब राज एक सार्थक शब्द है, महल एक दूसरा सार्थक शब्द है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं तो बन जाता है राजमहल। पाठशाला, पाठ धन शाला, ये दोनों अलग अलग सार्थक शब्द हैं, जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो पाठशाला बन गई, है ना। इसी तरीके से सेनापति, घंटा घर, रसोई घर, इन 2 सार्थक शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक सार्थक शब्द बन जाता है। तो यौगिक शब्द जो का परिभाषा है, योग का अर्थ है जुड़ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है लेकिन वे किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब रचना तो ऐसी ही होती है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से यौगिक बनता है ना। इसी तरीके से योग रूढ़ भी बनता है 2 सार्थक शब्दों के मेल से, मगर उसमें एक किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नील धन कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये जो तीसरा विशेष जुड़ गया ना इसमें, अर्थात शिव। ठीक है, नील एक शब्द है सार्थक, कंठ दूसरा शब्द है, तो ये जब नील कंठ को जोड़ देंगे तो केवल नीलकंठ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। मगर जब इसमें तीसरा शब्द प्रदान कर देंगे अर्थात शिव, तो ये हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। इसी तरीके से पीतांबर, पीते धन अंबर, पीले हैं अंबर जिनके अर्थात कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश। जब तीसरा पद विशेष हो जाता है तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। अब देखिए सार्थक के भी 4 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला है एकार्थी शब्द, एकार्थी यानी एक अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मल, गाय, जनवरी, आम, कुर्सी आदि, इनका केवल एक ही अर्थ है। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र का, चिट्ठी, पत्ता, दोनों उसी का अर्थ है, पत्र का ही है ना, तो एक से अधिक अर्थ है, इसलिए इसे अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं।
ठीक है, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ या उसके पर्याय बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल का मतलब पानी भी होता है, नीर भी होता है, अम्बु भी होता है, पेय भी होता है। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जल के। इसी तरह से विलोम शब्द देखिए, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उचित, उसका उल्टा हो जाएगा अनुचित। अंधकार, उसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश। वीर, उसका उल्टा हो जाएगा कायर। समझ में आया आपको? तो जो एकार्थी एक अर्थ बताने वाले शब्द, अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द, पर्यायवाची समान अर्थ बताने वाले शब्द, विलोम शब्द उल्टे विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक है, तो यह आपका है अर्थ के आधार पर। अब इसके बाद देखिए प्रयोग के आधार, इसके बाद एक निरर्थक भी है इसमें, जो अर्थ के आधार पर। अभी तो हमने सार्थक के 4 बताए, अब निरर्थक देखिए, वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता लेकिन सार्थक शब्दों के साथ जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी वानी, ठीक है, पानी का तो अर्थ है मगर वानी का कोई अर्थ नहीं होता है। चाय वाय, है ना, तो चाय का तो अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है, मगर ये चाय के साथ जो जुड़ते शब्द हैं, ये इनका शब्द जोड़कर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद चौथा देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। का है विकारी शब्द, वे सब जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके आधार पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि में परिवर्तन होता है। ये ध्यान रखिएगा, जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी हैं और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे संज्ञा का ही ले लीजिए। ठीक है, संज्ञा में लिंग हमने रखा स्त्रीलिंग सीता। ठीक है, सीता खाना खाती है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ ना, परिवर्तन होता है। तो इसमें जैसे लिंग के आधार पर अगर हम करेंगे तो परिवर्तन होगा। जैसे हम बोले राम खाना खाती है ना, तो ये गलत हो जाएगा। मगर जब लिंग के आधार पर इसमें क्या होता है, सभी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है वहाँ विकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम में भी, जैसे वे खेलते हैं, ठीक है, वहाँ खेलते हैं नहीं होगा, वे खेलते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखना है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्द के 4 बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद देखिए अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता। दोनों में अंतर है, विकारी में उत्पन्न होता है परिवर्तन और अविकारी में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब विशेष में देखिए, अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। ये ना घटते हैं और ना बढ़ते हैं, बल्कि वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। क्लियर? अब देखिए इसी का सही विकल्प देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें कहते हैं निरर्थक। संस्कृत भाषा के शब्दों को कहते हैं तत्सम। जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही देश में अपनी भाषा से हुई है उन्हें कहते हैं देशज।
संज्ञा शब्द विकारी है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। खाली स्थान, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाता है। विकारी शब्दों में लिंग, पुरुष, वचन आदि के कारण विकार आ जाता है। डॉक्टर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। पीताम्बर योग रूढ़ शब्द है। सही गलत, वर्णों के सभी मेल शब्द कहलाते हैं। सही। देशज शब्द हिंदी की अपनी उपज है। सही। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। सही। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। सही। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन नहीं होता। सही। प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित वर्णों से 12 शब्द बनाइए। ये आपका होमवर्क है और नीचे तत्सम तद्भव ढूंढ के लिखना, ये भी आपका होमवर्क है। देखिए, जैसे ग, न, म, ये जो ऊपर वर्ण दिए ना, अक्षर दिए, अब इनसे आपको शब्द बनाने हैं। तो जैसे पहला शब्द बन गया आपका नग, ठीक है, चल, जल, अब। तो इस तरीके से आपको 12 शब्द बनाने हैं। इसमें आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द ढूंढना है। जैसे अश्रु, अश्रु हमारा तत्सम शब्द है तो हम तत्सम के नीचे लिख देंगे। चांद हमारा तद्भव शब्द है तो तद्भव के नीचे लिख देंगे। तो जो शब्द तत्सम वाले हैं वो तत्सम के नीचे लिखना है और जो शब्द तद्भव वाले हैं वो तद्भव के नीचे लिखना है। इस पाठ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो पुनः पूछने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।